guys, I'm Pooja. Welcome back to my channel. So today we are, and he is Raj, my husband. So today we are going to have a conversation about comparison between Dubai and Sweden. And for that we have Ashutosh with us from Room with Ashutosh channel. So we'll discuss about that and today's the entire conversation will be in Hindi. So start करते हैं फिर. तो आशुतोष आप बताइए फिर आप स्वीडन में कब से है क्या है पहले थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए. हाँ तो हाय गाइस, मेरा नाम आशुतोष है और आई हैव अ चैनल रोम विद आशुतोष. तो मैं स्वीडन 2019 जून में आया था एक्चुअली. जैसे ऑन साइट आते हैं डिप्यूटेशन में, इंडिया की कंपनी क्लाइंट के लिए काम करने के लिए भेजते हैं, तो मुझे ऐसे भेजा गया था. तो मैं स्वीडन में 2 साल काम किया. फिर 2 साल के अंदर मैंने जॉब चेंज कर दिया और एक कंपनी में, स्वीडिश कंपनी में. तो अभी फ़िलहाल मैं अभी स्वीडन में रह रहा हूँ और 2 साल हो गए, कल अभी हूँ. और आगे डिस्कस करते हैं. तो ठीक है, तो अभी बताइए मतलब थोड़ा सा वहाँ पे कि स्वीडन में वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है, मतलब वर्क कल्चर कैसा होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं. हाँ, इसलिए तो जब मैं यहाँ पे आया था इंडिया की कंपनी से, तो मैं जब भी क्लाइंट के लिए काम कर रहा था तब भी मैं इंडिया की कंपनी का एम्प्लॉय था. तो जब मैं यहाँ पे जॉब चेंज किया, देन आई रियलाइज द डिफरेंस कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बहुत अच्छा है. तो कंपनीज आपको बोलती है कि आप थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड करो. तो यहाँ पे जैसे लीव को लेके कोई ऐसे आपको क्वेश्चन नहीं करा जाता कि आप क्यों लीव ले रहे हो. तो इट्स मैंडेटरी टू टेक लीव. अगर आप लीव नहीं लोगे तो आप जब पीआर आपका जो होता है 4 साल के बाद, स्वीडन में 4 साल रहने के बाद आपको पीआर मिलता है, तो वहाँ पे क्वेश्चन किया जा सकता है कि आपने लीव क्यों नहीं लिया. तो यहाँ पे पेरेंटल लीव और जो बच्चे होने के बाद लीव मिलती है वो भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है. और वर्किंग आवर्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे मिलती है. जैसे ऐसे कुछ स्वाइप इन स्वाइप आउट नहीं रहता. आप मतलब नॉर्मली डे स्टार्ट्स एट अराउंड 8 और 4 बजे खत्म होता है, बट इससे पहले भी आपको कोई अगर काम हो आप जेन्युइन रीज़न देके जा सकते हो. तो वो चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा महसूस की है. यहाँ पे इतना प्रेशर नहीं रहता काम का. वंस यू कम बैक टू योर होम, इट्स लाइक योर फैमिली टाइम. तो कोई डिस्टर्ब करता नहीं है. तो वो चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे. तो हाउ इज़ इट इन लाइक दुबई में कैसा रहता है वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क कल्चर कैसा रहता है? हाँ, दुबई में वर्क कल्चर जैसे कि अगर आईटी बैकग्राउंड की मैं बात करूँ तो मतलब अच्छा है. यहाँ पे भी जैसे कि आपने बताया कि कोई स्वाइप इन स्वाइप आउट का कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे इंडिया में होता है. हाँ, तो यहाँ पे भी वैसा ही है. और उसके साथ साथ ये है कि जैसे यहाँ पे मतलब जो टाइमिंग है वो भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है इन टर्म्स ऑफ लाइक आपको उतना वैसा नहीं होता है कि स्ट्रिक्टली इस टाइम पे ही इन टाइम आउट उसी टाइम पे होना है. तो आप अपना 8 आवर्स जो भी है वर्किंग 8 आवर्स आप कभी भी कैसे भी मैनेज कर सकते हो. वर्क फ्रॉम होम भी मिलता है बहुत कंपनीज में, स्पेशली भी पोस्ट पैंडमिक तो भी ऐसा सिचुएशन है, बहुत जगह पे दे देते हैं वर्क फ्रॉम होम भी. और ये भी है कि यहाँ पे लोग मोस्टली लाइक 5-5:30 में मोस्टली ऑफिस से निकल जाते हैं. तो ऐसा नहीं है कि लोग जैसे 7 बजे 6-7 बजे तक बैठे ऑफिस में, तो वो वाला चीज़ उतना होता नहीं है. तो लोग मैनेज कर लेते, लोग निकल जाते प्रॉपर टाइम पे एकदम. तो वो बैलेंस हो जाता है. ओके. तो तुम्हें बोलना है कुछ? हाँ, मैकेनिकल अच्छा, बैकग्राउंड कोर से. सेक्टर में. तो हाँ, हाँ. तो जब कुछ अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है या कुछ ट्रेडिंग कंपनीज है तो रोल टू रोल भी डिपेंड करता है. से लाइक अगर आप सेल्स में हैं तो कोर्स थोड़ा डिफिकल्ट है और वर्किंग आवर्स कभी कभी एक्सटेंड होते हैं. अगर आप ऑपरेशंस में हैं तो ऑपरेशंस में ऑफ कोर्स आपको के ऊपर मतलब वर्कलोड रहेगा, तो मे बी लोग एक्सटेंड भी करते हैं थोड़ा थोड़ा बहुत. तो डिपेंड करता है लाइक कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ कंपनी इज दैट, टर्नओवर क्या है, और इज इट एन एमएनसी और इट्स जस्ट लोकल ओन्ड कंपनी. तो ये सब चीज़ें पे भी वेरी करेगी. इट्स नॉट लाइक आईटी, इट्स समथिंग डिफरेंट. मतलब डिपेंड करता है. और हाँ, एक और चीज़, अगर आपका यहाँ पे कोई गवर्नमेंट बॉडी में अगर जॉब हो जाता है तो टाइमिंग और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है. तब मोस्टली लोग लाइक 4:30 तक भी ऑफिस से निकल जाते हैं अपना काम खत्म करके. यहाँ पे लोग थोड़ा अर्ली आना पसंद करते हैं, लाइक 7:30-8 तक ऑफिस इन हो जाते हैं. और उधर जो थोड़ा शाम को लोग फैमिली टाइम में ज़्यादा स्पेंड करना पसंद करते हैं तो लोग निकल जाते हैं. तो वैसे करके मैनेज हो जाता है. आईटी में मोस्टली आपका 2 दिन मतलब जैसे कि यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होता है, यहाँ पे संडे वर्किंग होता है. तो 2 दिन आईटी में मैंडेटरी है लीव्स. बट इन टर्म्स ऑफ और कंपनीज अगर बोला जाए लाइक मैकेनिकल या दूसरे का, तो उसमें कुछ कुछ कंपनीज 2 दिन देते हैं लीव्स, बट कुछ कुछ कंपनी सैटरडे भी वर्किंग रखते हैं. यहाँ पे फ्राइडे मैंडेटरी लीव है तो सबको देना ही पड़ेगा. बट हाँ, सैटरडे ऑप्शनल है. कुछ कंपनीज देती है, कुछ कंपनीज नहीं देती. बट हाँ, आईटी मोस्टली सब आईटी कंपनीज देती है यहाँ पे. हाँ, बट इफ़ यू टॉक अबाउट सम एमएनसीज, तो एमएनसी कंपनीज डेफिनेटली उनका 2 दिन का छुट्टी रहेगी फॉर श्योर. 5 Okay. डेज वर्किंग ही होता है. हाँ. और ये फिक्स है. हाँ, बट ये अगर fix हाँ, अगर कंपनी का लेवल लाइक
लेवल 3 या लेवल 4 टाइप की कंपनीज अगर होती है जिसका टर्नओवर कम है और लोकल कंपनी है या फिर 2-3 कंट्रीज में ही उनके ब्रांचेस है, तो वो लोग थोड़ा सैटरडे को भी वर्किंग रख लेते हैं, हाफ डे या फिर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग इंडियंस हैं, तो इंडियन एक कंपनी में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे स्वीडिश ही ज़्यादा रहते हैं, माइग्रेंट्स बहुत कम रहते हैं। दुबई में ऐसे होता है कि अरेबिक लोग ज़्यादा रहते हैं कंपनी में, या फिर एक्सपर्ट्स ज़्यादा है, वहाँ पे कैसा सीन है? गवर्नमेंट बॉडीज अगर है तो अरेबिक मतलब लोकलाइज ज़्यादा है, स्पेशली लाइक जो मैनेजरियल पोजीशंस हुआ या एडमिन पोजीशंस में, तो ज़्यादातर केसेस में वैसे लोकलाइज ज़्यादा है। बट हाँ, बाकी जो टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजिकल जितने हैं, जैसे कि आईटी हो गया या सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ भी पोजीशंस, तो मोस्टली वहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट, इवन रिसेप्शंस और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, लाइक होटल बोलिए या कुछ भी, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गया ये, तो वहाँ पे भी बहुत एक्सपर्ट्स है हर एक लेवल में, तो वैसा है। ओके। मतलब अगर हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो मैक्सिमम एक्सपर्ट्स ही 80-20 की बात करते हैं फिलहाल, मतलब एक्सपर्ट्स 80 होंगे और लोकलाइट्स में भी 10-20। बट अगर आप गवर्नमेंट बॉडीज़ की बात करेंगे तो उल्टा है, लाइक 80 हैं जो लोकलाइट्स हैं एमिरातीज, और 20 वो लोग कुछ टेक्निकल पोजीशन के लिए फिल करते हैं विद एक्सपर्ट्स। ओके। बट अगर पूरे यूएई की पॉपुलेशन की बात करें तो एक्सपर्ट्स विल बी लाइक 60-70%, हाँ, और एमिरातीज जो है वो कम है काफ़ी, पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर वहाँ पे मतलब स्वीडन में अगर पीआर की बात करें तो वहाँ पे कैसे होता है, परमानेंट रेसिडेंसी का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे वर्किंग के लिए कैसे होता है, वो थोड़ा बताएं। तो पहले तो वीज़ा, जैसे आपका पहले वीज़ा अप्लाई होता है तो वो होता है 2 साल के लिए। मैं वर्क परमिट की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट वीज़ा अलग रहता है, जैसे स्टूडेंट पढ़ने आते हैं वो 13 मंथ्स का रहता है, लेकिन मैं वर्क परमिट की बात करूँ तो वो रहता है 2 साल, पहले 2 साल रहता है। उसके बाद अगर आप एक्सटेंशन करते हैं, कोई कंपनी एक्सटेंशन करती है या फिर आप खुद अगर एक्सटेंशन करते हो, तो वो भी फिर से 2 साल का रहता है, तो टोटल 4 साल का होता है ये वीज़ा। उसके बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल होता है। तो अगर आपने स्वीडन में 44 मंथ्स जॉब किया है, टैक्स पे किया है, देन यू आर एलिजिबल फॉर पीआर। तो पीआर जो होता है देन अगेन वो 5 साल का एक वर्क एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो 5 साल तक लोग मतलब वो जो पीआर में तो काम करते ही करते हैं। अगर किसी को स्वीडिश सिटीजनशिप भी चाहिए तो स्वीडन में 7 साल, टोटल 7 साल रहने के बाद 6-7 साल, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट, बट हाँ 6-7 साल अगर रह चुके हो देन आई थिंक यू आर एलिजिबल फॉर स्वीडिश सिटीजनशिप। तो ये रहता है सीन। बाकी अभी मेरा तो अभी जस्ट 3rd ईयर चल रहा है, तो मे बी आफ्टर maybe 2 years again I'll be able to apply for PR। बट हाँ, और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा स्वीडन के बारे में। जब आप वर्क परमिट आपका रेज होता है, सपोज आपकी स्पाउस है, ठीक है, आपकी वाइफ है या फिर आप एक लेडी हो, आपका हस्बैंड है, तो पार्टनर को भी वो डिपेंडेंट वीज़ा वो लोग रेज करते हैं। और वो जो डिपेंडेंट वीज़ा रेज होता है उस वीज़ा में भी जो स्पाउस है शी कैन वर्क यहाँ पे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एक अच्छी चीज़ है। और एक सब कंपनीज देती है, मतलब सब हाँ। कंपनीज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग की आपको डिपेंडेंट वाला देगा ही, no that completely depends on the company, but most of the company हाँ वो लोग वीज़ा रेज कर देते हैं। मैंने तो ऐसे देखा नहीं कहाँ पे कंपनी रेज नहीं की, मतलब अच्छी कंपनीज जो होती है या फिर कंसल्टेंसीज वो कर लेते हैं वो लोग। और एक चीज़ है कि यहाँ पे अगर आपके पास अगर वर्क परमिट है, तो अगर आपकी वाइफ ऐसे जॉब नहीं करती है, ठीक है, तब इफ़ शी वांट्स टू स्टडी मतलब हायर एजुकेशन के लिए, वो भी फ्री रहता है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे जो वर्क परमिट अगर आपके पास हो तो वो एजुकेशन जो है वो फ्री हो जाता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। तो ऐसा रहता है सीन यहाँ पे। एजुकेशन जो फ्री होता है मतलब वो क्या पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ही फ्री होता है या फिर प्राइवेट में भी उसमें फ्री हो जाता है? मतलब दोनों में हो सकता है ऐसे फ्री, प्राइवेट में भी होता है, लेकिन सारे यूनिवर्सिटीज़ में फ्री है कि नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में फ्री है, जैसे प्राइवेट में भी है और पब्लिक में भी है। बट हाउ इज इट इन दुबई? दुबई का थोड़ा बताओ पीआर का। दुबई में बेसिकली देयर इज नो पीआर। आप जब 30 साल 50 साल 70 साल भी गुजार लो, दे नेवर विल गिव यू पीआर। ओके। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो कि ये है कि अगर आपने अगर इफ यू आर एंटरप्रेन्योर, अगर बहुत ने इन्वेस्ट किया है, आपकी बहुत सारी कंपनीज है और यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू आई मीन अ चंक टू दिस इकोनॉमी, तो हाँ दे हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन वीज़ा, जो सबको नहीं मिलता। बट अगर आपने कुछ अच्छा किया है इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए और कुछ गवर्नमेंट को हेल्प हुई है, तो दे विल गिव यू गोल्डन वीज़ा ऑफ 10 ईयर्स। और उसके अलावा नॉट ओनली फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, ऑल्सो दे कवर सम अदर सेक्टर्स लाइक नर्सेस, डॉक्टर्स को, बहुत सारे डॉक्टर्स को इनफैक्ट मिले हैं स्किल्ड इंजीनियर्स ऑल्सो, उनको भी देते हैं। हाँ। मतलब कुछ ऐसे स्किल्स के लिए वो लोग गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। बट हाँ, यहाँ पे आप जब तक रहोगे टिल यू डाई, they will not give you any citizenship kind of Okay. thing। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है पीआर का। ओके, तो फिर वीज़ा अगर होता है तो वो कितने साल का होता है? सपोज आपका पहले वीज़ा लगा है तो वो कितने साल का रहता है, फिर एक्सटेंशन कैसे क्या रहता है? 2 साल से 3 साल का रहता है ना। हर
2 साल पे आप हाँ। एक्सटेंड करते हो तो जैसे कंपनी मुझे इनिशियली मिला था 3 साल का, तो वही 2 साल की 3 साल देते हैं कंपनी, वो डिपेंड करता है कितना टाइम के लिए लगा रहे वीज़ा, तो वैसे ही होता है। तो कंपनी जनरली यहाँ पे वीज़ा, बट हाँ यहाँ पे जैसे कि आपने बोला स्वीडन में मोस्ट ऑफ द कंपनीज स्पाउस वीज़ा देता है, ठीक है, डिपेंडेंट। यहाँ पे वैसा नहीं है, मतलब हाँ कुछ कुछ कंपनीज देते हैं, स्पेसिफिक रोल स्पेसिफिक कंपनीज देते हैं, बट हाँ मेजोरिटी में अगर बात करूँ तो हाँ इन जनरली नहीं देते। मतलब आप डिपेंडेंट वीज़ा Okay. आपको खुद से लगवाना पड़ेगा आपके स्पाउस के लिए अपने एक्सपेंसेस पे, वो कंपनी के थ्रू नहीं होगा। कंपनी जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है वही देते हैं, जो 2 साल 3 साल, वो जैसे खत्म होगा फिर कंपनी उसको फिर से वैसे रिन्यू कराता रहता है। Okay. वैसे यहाँ पे होता रहता कुछ है। कुछ कंपनीज है, कुछ रिनोन ब्रांड्स हैं, बिग टाइकून्स है, ऐसी कंपनीज हैं, तो उन लोगों की कुछ पॉलिसीज़ के अंदर कुछ मतलब एक कैडर होता है, एक बैच होता है जिस कैटेगरी में अगर कुछ एम्प्लॉयज़ आते हैं तो उनको देते हैं मतलब फैमिली वीज़ा, Okay. बट मोस्टली मैनेजर लेवल पे फैमिली वीज़ा आंसर करती है। हाँ तो अभी आप दोनों के पास लाइक प्राइमरी वीजा है या फिर कोई डिपेंडेंट है? तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं, होता अभी है, तो employment आपको visa ही जैसे है दोनों कंपनी ने का। हायर किया तो आप जब तक उस कंपनी में कंटिन्यू करोगे दे विल कीप ऑन रिन्यूइंग हाँ। द एम्प्लॉयमेंट। Okay. तो बेसिकली अगर 2 तरह का वीज़ा होता है यहाँ पे, अगर कंपनी वीज़ा लगा रही है तो कंपनी डिपेंड करता है कंपनी का लाइसेंस कहाँ पे हुआ है। एक होता है मेन लैंड वीज़ा, तो दुबई में या कहीं पे भी इफ़ इट इज़ नॉट फ्री जोन, मतलब जो फ्री जोन में अगर वो कंपनी ना हुई दैट विल बी मेन लैंड वीज़ा होती है 2 साल की। और अगर आपकी कंपनी फ्री जोन से बिलोंग करती है, उसका लाइसेंस भी फ्री जोन का लाइसेंस बनता है कंपनी का खुद का, जो TRN होता है। तो अगर वो होता है तो फिर आपका 3 साल का वीज़ा लगेगा, ओके तो दैट डिपेंड्स। ओके तो वहाँ पे जैसे मतलब स्वीडन में एडुकेशन का कैसा है? मतलब वैसे हम्म। एडुकेशन के बहुत अच्छा है, मोस्टली लोगों को पता है, बट फिर भी मतलब कितना एक्सपेंसेस, अगर किसी को हायर स्टडीज मास्टर्स वगैरह करना है तो कैसा क्या होता है? हाँ तो जैसे अगर आपको पता होगा तो जर्मनी और नॉर्वे में एजुकेशन जो है वो ट्यूशन फीस जो फ्री रहता है। वैसे स्वीडन में भी था पहले, बट अभी हाँ मतलब इट्स लाइक यू हैव टू पे द फी। और यहाँ पे मैं अगर ऐसे बताऊँ तो जो ट्यूशन फीस रहता है वो 4.5 लाख से लेके 6.5 लाख स्वीडिश क्रोना में रहता है। तो इंडिया के हिसाब से देखें तो 25 से 30 लाख तक आपका ट्यूशन फीस रहता है। फिर ऊपर से आपको अकोमोडेशन और एक्सपेंसेस वो अलग देना पड़ता है, तो वैसा रहता है। लेकिन हाँ अगर आपके पास वर्क परमिट हो तो फिर आपको एजुकेशन फ्री मिलता है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है 13 महीने का, 13 मंथ्स का स्टूडेंट वीज़ा लगता है, तो अगर आप पहले साल ही ऐसे कंपनी में जॉब आपकी लग जाती है, समर इंटर्नशिप हो जाती है, या फिर आप कंपनी इज़ रेडी टू रेज अ वर्क परमिट फॉर यू, तो उससे बेनिफिट ये होता है कि फिर जो नेक्स्ट 1 साल का आपको पे नहीं करना पड़ता। और जर्मनी में भी या फिर नॉर्वे में मिल रहा है, वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ा ज़्यादा है। नॉर्वे का पता नहीं, जर्मनी में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है। वहाँ पे तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज काफ़ी है जिसमें ट्यूशन फी Right. मतलब वेव ऑफ कर देते हैं बेसिकली जर्मनी के साइड में। दुबई में सेम लैंग्वेज बैरियर वहाँ पे भी होगा। हाँ जर्मन। जर्मन हाँ, और दुबई में तो मतलब हाँ दुबई में एडुकेशन की बात करें तो यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है, मतलब है तो यहाँ पे मोस्टली सब यूनिवर्सिटीज जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है उसका कोई ना कोई यहाँ पे सेंटर तो दुबई में है ही। Okay. तो यहाँ पे बेसिकली एक्सेसिबल है सबको, मतलब बेसिकली जो यहाँ पे सेटल्ड है, जो बाहर नहीं जाना चाहता बट स्टिल एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी से अगर कुछ डिग्री लेना चाहता है, चाहे मास्टर्स हो या कुछ, तो वो यहाँ पे पॉसिबल है। क्योंकि जैसे कि आप बता रहे जैसे SP जैन हो गया MBA के लिए, या फिर हल्ट हो गया, तो ये सबका सेंटर है मतलब, बट को किसी का भी जैसे, बट प्राइमरी दुबई नहीं है, बट जो ऑल ओवर द वर्ल्ड रिनाउंड है, जैसे कि लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस हो गया, सबका कुछ ना कुछ यहाँ पे सेंटर आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप वही सेम करिकुलम में यहाँ से भी आपको कोर्स एक्सेसिबल होगा आपको। Okay. तो ये एक अच्छा है कि आपको सब चीज़ काइंड ऑफ वन रूफ के अंदर में मिल रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी। बट इन टर्म्स ऑफ अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करूँ तो वो ऑब्वियसली काफ़ी एक्सपेंसिव है। मतलब जैसे कि आपने बोला स्वीडन में जैसे कि 25 to 30 लाख INR में, तो यहाँ पे मतलब मिनिमम उतना है। यहाँ पे अगर आप एग्जीक्यूटिव, अगर जो पार्ट टाइम MBA मैं बोलती हूँ, एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम MBA भी करते हैं तो उसमें भी आपको 25 लाख to 30 लाख Okay. आराम से लग जाएगा। सिर्फ पार्ट टाइम मैं बोल रही हूँ, अगर आप फुल टाइम करते हैं 1 ईयर या 2 ईयर, वो तो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। जो रेसिडेंशियल प्रॉपर MBA होता है, जॉब छोड़ के अगर आप करते हो तो वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, मतलब 50 लाख आपका क्रॉस हो जाएगा वो अराउंड। तो यहाँ पे हाँ एडुकेशन काफ़ी एक्सपेंसिव तो है, तो वो कुछ Dubai is something like it is catering to all people, all expats whose families are here. इंटर्नशिप्स का भी यहाँ पे काफ़ी स्कोप है, लाइक यूनिवर्सिटीज़ के साथ सब एक मतलब जो इंडस्ट्रीज का काफ़ी टाइप्स वगैरह है, तो आपको यहाँ पे तुरंत इंटर्नशिप्स वगैरह वो सब मिल जाता है, सपोर्ट वगैरह, तो वो है क्योंकि सिंस यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत वैसा है।
तो वो एक है, बट हाँ बाकी चीज़ें थोड़ा Okay. एक्सपेंसिव वगैरह तो एक चीज़ जो मैं भूल गया एक्चुअली वीज़ा को लेके, जैसे मैं अगर सपोज आप दुबई में सेटल हो गए, ठीक है, 5-6 साल, देन यू रियलाइज़ कि अभी मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाना चाहता हूँ, तो फिर तो पेरेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं परमानेंटली, क्योंकि स्वीडन में नहीं आ सकते। स्वीडन में एक्चुअली विजिटर्स वीज़ा के थ्रू आते हैं, वो 90 डेज से 180 डेज तक ही मैक्सिमम रह सकते हैं। जैसे वो उसमें ऐसे, जैसे कनाडा में मैं सुना हूँ कि लोग रहते हैं, मतलब पेरेंट्स जो है वो फुल्ली वहाँ पे मतलब रहते हैं, यहाँ पे नहीं होता। दुबई में कैसा रहता है अगर पे बताओ पेरेंट्स का। मैं बताता हूँ बेसिकली यहाँ पे क्या है, अगर यू आर सेटल्ड हियर ऑफ कोर्स फैमिली को आप लाओगे, हाँ, फैमिली फॉर योर पेरेंट्स, और आप उसको एक्चुअली 2 साल तक भी एक्सटेंड कर सकते हो। यू हैव टू पे एक्चुअली अराउंड पर ईयर यू हैव टू पे 3,000 to 4,000 दिरहम, आप लेके रख सकते हो। लोग रहते हैं यहाँ पे, हाँ पेरेंट्स के साथ रहते हैं, Okay. पूरा फैमिली लेके बुला लिए हैं इंडिया से, सब यहाँ पे सेटल हो गए, ऐसे हुआ है लोग करते हैं ऐसे करके। ओके। और हाँ मैं भी एक चीज़ बोलना भूल गई वीज़ा से रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ जॉब, जो डिपेंडेंट वीज़ा वाला जो है, अगर डिपेंडेंट वीज़ा भी किसी का हुआ तो वो मतलब जॉब ये कर सकता है, मतलब जैसे कि कंपनी पूछता है, मतलब कभी कभी कंपनी में आप इंटरव्यू देते हो तो कंपनी पूछता है कि आपका डिपेंडेंट वीज़ा अगर आपके स्पाउस के थ्रू अगर आपको मिल रहा है तो फिर वो कंपनी नहीं देता है वीज़ा, तो आप डिपेंडेंट वीज़ा में बेसिकली वर्क कर सकते हो यहाँ पे। बट Okay. वही है, जैसे कि सपोज आपके स्पाउस को मिल रहा है कंपनी से डिपेंडेंट वीज़ा का स्पॉन्सरशिप, तो वो दे रहा है, तो आपके स्पाउस अगर नई कंपनी ज्वाइन करता है तो वो पहले पूछ लेता है अगर आपके पास है या नहीं। अगर डिपेंडेंट है तो ठीक है, तो कंपनी नहीं देता, तो उस केस में कभी कभी होता है कि सैलरी का भी थोड़ा सा वो कर देते हैं, इंक्रीमेंट दे देते हैं, वीज़ा नहीं देना पड़ता, वीज़ा का एक कॉस्ट नहीं होता, तो ऐसे भी कभी कभी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और नहीं तो अगर नहीं मिलता है तो वो फिर एज यूजुअल अपना जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है उससे चलाते हैं, तो वैसे होता है यहाँ पे। तो ओके। मेरा एक सवाल है आशुतोष, अगर सपोज कंपनी स्वीडन की बात करूँ तो अगर कोई कंपनी हाउस को वीज़ा दे रही है से, तो किसी का अगर बच्चा है 1 या 2 व्हाटएवर, उसके लिए वीज़ा नहीं, उसके लिए भी कंपनी करती है वीज़ा, मतलब फैमिली के लिए पूरा कंपनी स्पॉन्सर करती है। बट हाँ, कभी कभी क्या होता है कि एक्चुअली आपका जब वीज़ा रेज होता है, तो अगर उसके साथ ही अगर आप स्पाउस का वीज़ा रेज कर देते हो, इन दैट केस कंपनीज आई थिंक ऑलवेज रेडी टू रेज द वीज़ा फॉर योर स्पाउस एज वेल। लेकिन अगर आप स्वीडन में ऑलरेडी 1 साल रह चुके हो, देन आप अपने वाइफ को या फिर हस्बैंड को जो भी हो बुला रहे हो, तो इन दैट केस आई थिंक कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कर सकती है ना, अगर मतलब नहीं भी कर सकती है। सो वो एक चीज़ है, उस टाइम पे आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा। बेसिकली क्या है, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफर लेटर बनता है तो उसमें ये सब मेंशन करते हैं या दे एड इट लेटर? No, it's discussed in कॉन्ट्रैक्ट में ये सब लिखा नहीं होगा कि हम अपना वीज़ा रेस करेंगे, ये सब नहीं लिखा होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उससे पहले ही कंपनी ने आपको बता दिया होगा कि हाँ भाई हम वीज़ा रेस करने के लिए तैयार है, देन दे प्रोसीड, या फिर जो एम्प्लॉय है वो प्रोसीड करे। अगर कोई वीज़ा रेज नहीं कर रहा है देन ऑब्वियसली, अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे अगर बोलते कि नहीं हम तुम्हारा वीज़ा रेज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मैं नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे वीज़ा अगर आप खुद अप्लाई करोगे तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि अगर किसी कंपनी के थ्रू हो रहा है तो ऑब्वियसली वो फास्टर होता है प्रोसेस, तो इसलिए कंपनी के थ्रू होना बेटर है। तो ठीक है। दुबई की एक बात और ऐड करूँ तो Yeah. अच्छा है वीज़ा के बारे में। तो यहाँ पे क्या है कि लोगों की ये छूट भी है कि अगर इफ़ यू आर स्किल्ड इन समथिंग, तो आप खुद का वीज़ा लेके भी आके यहाँ पे काम कर सकते हो। उसको बोलते हैं सेल्फ वीज़ा, इट्स नॉट टूरिस्ट वीज़ा, Okay. इट्स काइंड ऑफ वर्क वीज़ा फॉर सेल्फ। मतलब तो एम्प्लॉयर ये- नहीं लगा रहा है, आप खुद से आपका वीज़ा ये करके तो स्पॉन्सर कर आप रहे हो, आके काम के कर लिए आप। सकते हो, एंड एज मच एज यू अर्न इट्स ऑल्सो टैक्स फ्री। ओके। अच्छा, एक चीज़ मैंने सुनी है दुबई के बारे में, ठीक है वहाँ पे टैक्स बिल्कुल ज़ीरो होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने सुना है कि अगर वहाँ पे आप रूल्स जो है वायलेट करते हो, अगर रूल्स फॉलो नहीं करते तो जो फाइन है बहुत ज़्यादा होता है। इज इट ट्रू? एकदम ठीक है, एकदम सही बात है, और हमें बहुत ऐसा लग चुका है फाइन। अच्छा, फाइन हो चुका है, एक इंसिडेंट शेयर करो, क्या हुआ? ये बोलेगा, तुम बोलो। तो अभी तक मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस हुआ उसको हुए हैं करीब 8 या 9 महीने। तो उसमें मुझे जो फ़ाइन लगे हैं अभी तक, वो बस एक्चुअली 2 ट्रैफिक फ़ाइन है। और ट्रैफिक फ़ाइन एक्चुअली हुआ है, स्पीड लिमिट होती है दुबई की रोड की मैक्सिमम 140। इनफैक्ट अगर 141 भी गया तो यू हैव टू पे फॉर 600 dirhams फॉर ईच फाइन। ओके। और यहाँ के मतलब यहाँ पे जितना रोडों पे नहीं खर्च किया है गवर्नमेंट ने, उससे ज़्यादा खर्च किया है कैमरास पे। दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड। आपका नंबर तो इजीली वो कैच करेंगे और इमीडिएटली आपको एक मैसेज मैसेज आ आएगा जाता कि आपको एक फाइन आया हुआ है। 600 दिरहम पर फ्लैश पर कैमरा। ओके। तो
काफी एक्सपेंसिव है यहाँ पे। अगर थोड़ा सा भी ठीक से नहीं किए, रूल्स ठीक से फॉलो नहीं किए, तो ये वाला तो लग जाता है नो मैटर आपने कितने कैमरास एक 141 पे क्रॉस किए हैं, जितना कैमरा आपको दिखेगा उतनी बार फाइन देगा। हाँ। स्वीडन में कैसा है? एक्चुअली यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक स्वीडिश, यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे लोग जो है रूल्स इतना फॉलो करते हैं कि हमको भी अभी आदत हो गई है रूल्स फॉलो करने की। फाइन वगैरह इतना तो मैंने देखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स लोग इतना ब्रेक करते नहीं है। मैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है अगर गाड़ी में जा रहे हो तो अगर रूल ब्रेक करो तो कितना होता है, बट यहाँ पे रूल्स बहुत फॉलो करते हैं लोग, एंड दे आर वेरी डिसिप्लिन ऑल्सो। लोग बिल्कुल मतलब ऐसे हड़बड़ी नहीं करते। अगर आप क्यू में हो तो इंडिया में क्या होता है कि अगर इंडिया की बात करूं, मैं बुरा ही नहीं कर रहा हूं, बट दिस इज फैक्ट, अगर आप क्यू में हो तो ऑब्वियसली अरे भाई मुझे थोड़ा आगे जाने दो, ये यहाँ पे वो सब नहीं होता। अगर क्यू इट्स वेरी लाइक ऑकवर्ड, तो वो सब हम बिल्कुल नहीं करते, तो वो एक अच्छी चीज है। सो हमारा भी सेम एक्सपीरियंस है हाँ, यहाँ पे भी वैसा ही काइंड ऑफ वैसा ही है यहाँ तो पे लोग वैसा। एक्चुअली अभी यूज टू हो गए हैं एटिकेट मेंटेन करने में। इनफैक्ट आप कोई भी नेशनलिटीज का देख लो और आपको ऐसे रास्ते पे कोई लोग झगड़ते नहीं मिलेंगे, बिकॉज हाँ एक फियर है पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑब्वियसली वो होना चाहिए, मैं मानता हूँ। बट स्टिल अभी वो इतने यूज टू हो गए लोग कि ना झगड़ा होगा ना क्राइम, मतलब क्राइम फ्री हाँ, यहाँ एक्चुअली पे काफी क्राइम्स सेफ है यहाँ बहुत पे। वो कर दिया है, तो मतलब इसके इतना मतलब बेसिकली फाइन्स और इतना मतलब जो रूल्स है गवर्नमेंट का और ये सब कुछ ओवरऑल लॉ भी इतना ऐसा स्ट्रिक्ट है जैसा करके रखा है, तो सब लोग उसकी वजह से सब एकदम ठीक ठाक रहता है। क्राइम्स भी ऑलमोस्ट बहुत कम रहता है उस हिसाब से, और तो अगर आप है। किसी एक पुलिस को देखोगे यहाँ पे, दे नेवर कैरी ए सिंगल वेपन। इनफैक्ट एक स्टिक होती है उनके हाथ में, बट कुछ क्राइम नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे जस्ट पुलिस इमेजिन। लेस पुलिस स्टेशन भी है, मतलब पुलिस स्टेशन है हाँ, जिस जहाँ पे कोई पुलिस नहीं है, ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड है। इनफैक्ट अगर आपको कुछ भी यहाँ पे होता है, अगर आपने कुछ देखा है, नोट किया है, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है लाइक एक्सीडेंट या कुछ भी आपके साथ कुछ हुआ है, आप इमीडिएटली ऐप होता है तो उसमें आप डायरेक्टली क्राइम कंप्लेन रिपोर्ट फाइल, कर सकते जैसे हो। हम लोग एफआईआर फाइल करते हैं डायरेक्टली वहाँ पे फाइल कर सकते हैं, इमीडिएटली वो एक्शन लिया जाता है, वैसा काइंड ऑफ है। तो नाउ लेट्स रैप अप दिस डिस्कशन टुडे। तो आशुतोष, अब आप बताइए कि अभी स्वीडन का अभी तो इतना डिस्कशन हो गया, जस्ट दो चीज जो आपको स्वीडन के बारे में पसंद है और जो तो आपको ना पसंद है, तो वैसे बोलते हैं फिर हम लोग भी बताते हैं। जो पसंद नहीं है मुझे वो है एक्सट्रीम कोल्ड। यहाँ पे जो विंटर रहता है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग रहता है, जैसे डार्कनेस और ठंड दोनों एक साथ करने वाली चीजें बहुत ज्यादा है। यहाँ पे लोग जो है रूल्स फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन है। यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, मतलब गाड़ी वगैरह जाती है तो बिल्कुल हॉन्क वगैरह नहीं करते, आवाज बिल्कुल नहीं है, तो ये चीज पसंद है। और ऐसे आप अगर यहाँ पे आओगे तो हाँ, इंडिया से आपको ज्यादा वर्क लाइफ बैलेंस में डिफरेंस पता चलेगा, वर्क कल्चर भी अलग है, ऐसे सेविंग्स वगैरह भी हो जाती है, तो ये सब चीजें यहाँ पे अच्छी है। और लोग काफी अच्छे हैं। तो हाँ मतलब इफ यू वांट टू लाइक सेटल हियर तो ये एक बहुत ही अच्छी जगह है। बट अगर आप तो यहाँ पे उतना सेविंग्स वगैरह नहीं हो सकता जितना यूएस में, कनाडा में या फिर दुबई में भी होता होगा, बट यहाँ पे हाँ उतना सेविंग्स 1-2 साल में आप नहीं कर सकते, बट इट्स अ गुड प्लेस टू सेटल डाउन। तो हाँ, हमारा भी मतलब काइंड ऑफ सिमिलर ही है। फर्स्ट वाला पॉइंट तो जैसे वेदर का, ये जो चीज़ एकदम नहीं पसंद है दुबई का मुझे पर्टिकुलरली, ये तो है वेदर। यहाँ पे इतनी गर्मी रहती है मैक्सिमम टाइम, तो वो एक प्रॉब्लम है। और यहाँ पे एक्चुअली मतलब क्या बोलूँ, जैसे कि एक टेरेस होता है, बालकनी होता है, जो कि हम लोग इंडिया में यूज टू है, वो वाला चीज़ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे टेरेस ही नहीं है, कोई घर पे कोई टेरेस नहीं है, तो वो जो कौन जाता है मतलब बाहर? नेचर कांटेक्ट बेसिकली जीरो है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो वो एक चीज़ है। और पसंद जो है वो कि मतलब जैसे ओवरऑल यहाँ का कल्चर, वर्क कल्चर और जो टाइमिंग, जो वर्क लाइफ बैलेंस का होता है कि प्रॉपर टाइम पे घर पे आ जाना, फैमिली और ये टाइम पूरा प्रॉपरली मिलता और है। लाइफस्टाइल। तो और हाँ ऑब्वियसली लाइफस्टाइल यहाँ का बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, तो वो वाला है। और सबसे बेस्ट बात मुझे जो लगती है वो है यहाँ का जो टैक्स फ्री जो इनकम होता है, जो कि मुझे लगता है कि बेस्ट है। अगर आप कुछ साल के लिए, जैसे आप बोले कि स्वीडन में 2 साल के लिए भी, बट यहाँ पे अगर आप 2 साल के लिए भी आके अगर थोड़ा सा काम कर लोगे, ठीक है, तो भी आप थोड़ा बहुत अच्छा एक लमसम सेव करके आप इंडिया वापस जा सकते हो। और सिंस ये इंडिया से बहुत पास है, 3 आवर्स का फ्लाइट है, 3 to, ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। आप आना जाना कर सकते हो साल में एक बार, कभी कभी लोग 2 बार भी जाते हैं, तो वैसे करके तो वो एक अच्छा है कि ये होता है, मतलब इन एडवांटेज शॉर्ट होता है। अगर बोलो तो इट्स अ ड्रीम प्लेस अगर यहाँ का वेदर निकाल दे। हाँ। हाँ वो चीज़ है। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। और इस वीडियो का एक पार्ट 1 है जो कि आशुतोष के चैनल में है, सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस काइंड ऑफ वीडियोज, प्लीज like my video, comment what you liked, and please do subscribe to my channel. This is Pooja signing off. Bye bye.